बिहार में जंगल राज कितना पावरफुल और निरंकुश था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ जनता और बिहार पुलिस बल्कि सीबीआई को भी इसके आगे घुटने टेकने पड़े थे। शिल्पी और गौतम की जो डेथ मिस्ट्री है, उस मामले में पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। मतलब बिना पोस्टमार्टम हुए ही वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए थे कि ये एक सुसाइड का मामला है। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम आया और उनसे ब्लड सैंपल मांगा गया डीएनए मिलान के लिए, लेकिन ना सिर्फ बिहार पुलिस को बल्कि उन्होंने सीबीआई को भी मना कर दिया और दोनों में से किसी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे वो सैंपल ले पाए। तारीख थी 3 जुलाई 1999, जब पटना के गांधी मैदान पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो एमएलए क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 12, जो एसएसपी के ऑफिस के पास है, उसके पास एक गैराज है, उसी के अंदर एक गाड़ी में 2 डेड बॉडीज हैं। ये खबर मिलते ही जो इंस्पेक्टर हैं राम कुमार कर्ण, वो अपनी टीम के साथ उस गैराज में पहुंच जाते हैं। उस गैराज का जो शटर है उसको खोलते हैं और गैराज के अंदर घुसते हैं। सामने उनको दिखती है कि एक मारुति जेन जो है व्हाइट कलर की वो लगी हुई है और उसी मारुति जेन के अंदर 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो जो 2 डेड बॉडी थी उनमें से एक लड़की थी 23 साल की, जिसकी पहचान बाद में शिल्पी जैन के तौर पे हुई, और एक जो लड़का था 27-28 साल का, उसकी पहचान बाद में गौतम सिंह के तौर पे हुई। जहां लड़की के शरीर पे महज एक टी शर्ट थी जो उसी लड़के की थी जो बगल में डेड पड़ा हुआ था, और वो लड़का जिसका नाम बाद में गौतम पता चला, गौतम सिंह, उसके शरीर पे सिर्फ एक पैंट था, ऊपर कुछ भी नहीं पहना था उसने। मतलब ये सेमी न्यूड स्टेट में डेड बॉडी देखकर पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या और कैसे हुआ है। पुलिस वालों ने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू की। महज आधा घंटा ही बीता था कि तभी एंट्री हुई वहां एक बहुत बड़े बाहुबली की। उस समय राजद की सरकार थी। लालू प्रसाद यादव जो पहले मुख्यमंत्री थे चारा घोटाले में, उस वक्त जो है वो जेल में थे, और उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को दे रखा था। लेकिन राबड़ी देवी से ज्यादा स्टेट में राज कर रहे थे राबड़ी देवी के दोनों भाई साधु यादव और सुभाष यादव। स्पेशली साधु यादव को तो ऐसा माना जा रहा था कि भले मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, लेकिन जो डिसीजंस होते थे वो साधु यादव के ही होते थे। जैसे ही साधु यादव वहां पहुंचे, रात के करीब 9:30 बज रहे थे। पुलिस 9 बजे वहां पहुंची थी। 9:30 बजे जो है वो पुलिस के बाद 9:30 बजे साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। पुलिस को भी इस बात का अंदाजा नहीं था तब, हालांकि मतलब एक स्टिंग ऑपरेशन में जो आईओ थे केस के, उन्होंने बताया था राम कुमार कर्ण ने कि उनको इस बात की बिल्कुल भनक नहीं कि आखिर साधु यादव को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और वो अचानक वहां कैसे पहुंच गए। जैसे ही साधु यादव वहां पहुंचे, उनके सपोर्टर पहुंचे, एक हंगामा वाला माहौल क्रिएट हो गया, जिसके बाद पुलिस को आनन फानन में जो है वो डेड बॉडीज को वहां से निकालनी पड़ी, भेजनी पड़ी, और साथ ही वो गाड़ी भी वहां से हटाया गया। हालांकि इस दौरान जो पुलिस ने जिस तरीके से ये सारा प्रोसीजर किया वो सवालों के घेरे में है। जहां एक कांस्टेबल जो है वो खुद गाड़ी ड्राइव करके ले गया, जबकि उसे गाड़ी को टो करके ले जाना चाहिए था, ताकि गाड़ी के अंदर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स या कोई सबूत है तो वो जो है वो फोरेंसिक टीम को मिल सके। इसके अलावा जो एक अजूबा सा काम किया बिहार पुलिस ने, मतलब पूरी दुनिया में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो कारनामा पटना पुलिस ने किया। उन लोगों ने बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को आधार माने हुए, मतलब पोस्टमार्टम अभी हुई ही नहीं थी कि उन लोगों ने लिटरली ये घोषणा कर दी कि दरअसल ये सुसाइड का मामला है। हालांकि पुलिस ने इन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा और आनन फानन में रातों रात दोनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम भी किया गया। और गौतम सिंह, जिसके पिताजी और जिसकी फैमिली यहाँ बिहार पटना में नहीं रहती थी, डॉक्टर बीएन सिंह उनके पिताजी का नाम था, लंदन बेस्ड थे, एनआरआई फैमिली थी, उनको बिना इन्फॉर्म किए ही गौतम की डेड बॉडी को पुलिस वालों ने जला दिया। वहीं शिल्पी की डेड बॉडी को भी अगले दिन उसका भी मतलब अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अब ये जो सुसाइड पुलिस वालों ने बोली थी, इसके पीछे की वजह जो है वो ये दी गई कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, और चूंकि जो शिल्पी के पिताजी थे, उनकी जो फैमिली थी, वो इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि गौतम जो है पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था, इसलिए वो इन दोनों के प्रेम और रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए दोनों ने ये फैसला लिया कि अब वो एक साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन एक साथ मर जरूर सकते हैं। और यही कारण है कि उन लोगों ने वो रास्ता चुना, पहले एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीमेट हुए, और उसके बाद उन्होंने जो है वो जहर खा के अपनी प्राण दे दी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से भी ये था कि जहर से ही इनकी मृत्यु हुई है। तो मतलब जो बिना पोस्टमार्टम देखे ही जो डिसीजन पटना पुलिस ने सुना दिया था, वहीं कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया था। हालांकि उनके ये जो थ्योरी थी ओवरऑल सुसाइड की, ये थ्योरी लोगों को पच नहीं रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पुलिस ने दिया नहीं था। जैसे उनको किसने इस बात की सूचना दी कि वो डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई है, मतलब उस गैराज में, उस गाड़ी में पड़ी हुई है। पुलिस के पास इस बात का जवाब भी नहीं था कि आखिर साधु यादव आधे घंटे के अंदर अंदर, जब पुलिस ने नहीं बताया, नहीं बुलाया, तो वो कैसे वहां पहुंच गए। साथ ही कहा तो ये भी जाता है कि शिल्पी का भाई प्रशांत जैन, वो भी वहां पहुंचा था उस रात, तो उसको भी ये सूचना किसने दी। हालांकि 6 दिन बाद ही जब शिल्पी की फैमिली इस मामले में सामने आई और उन्होंने ये बात जो है बोला कि मेरी बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया है, तो फिर हर तरफ बवाल ही बवाल मच गया। हर तरफ ये थ्योरीज पन्ने लगी कि हाँ, हो सकता है कि ये बात जो है यही सच हो। पुलिस और जो अब तक हमको थ्योरीज बताई जा रही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं हो। लोगों के पास इस सुसाइड थ्योरी को ना मानने का एक और तगड़ा रीजन ये भी था कि जो शिल्पी की डेड बॉडी मिली थी, तो उसके शरीर पे जूतों के भी निशान मिले थे और बीटिंग मार्क्स यानी कि चोट के निशान भी मिले थे। मतलब जिससे साफ पता लग रहा था कि उसकी जो मतलब डेथ से पहले उसे असॉल्ट किया गया था, उसके साथ मारपीट हुई थी। तो आखिर क्यों और कैसे हुई थी शिल्पी और गौतम की ये हालत? आखिर कैसे उनकी डेड बॉडी उस सेमी न्यूड स्टेट में उस कार के अंदर, उस गैराज के अंदर पहुंची थी? क्या था उनका साधु यादव कनेक्शन, और कैसे ये पूरा ही मामला जंगल राज को एक मतलब उसके निरंकुशता को एक नई ऊंचाई देता है, ये हम अभी जानने वाले हैं। लेकिन ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर कौन थी ये शिल्पी और कौन थे गौतम। शिल्पी जैन एक कपड़ा व्यवसायी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी, जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी थी और कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। उस वक्त इंडिया में कंप्यूटर नया नया था और जो ठीक ठाक घरानों के बच्चे थे वो कंप्यूटर कोर्स करते थे। मतलब और इस बात से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पिताजी के पास, शिल्पी के पिताजी के पास ठीक ठाक व्यवसाय, ठीक ठाक पैसा था। कमला स्टोर नाम से उनका जो है कपड़ों का बिजनेस चलता था शिल्पी के पिताजी का। खैर, शिल्पी बहुत खूबसूरत भी थी और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि वो मिस पटना भी रह चुकी थी। खैर, जल्द ही शिल्पी के जीवन में उस शख्स का आगमन हुआ जो उसकी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत भी बनाने वाला था और उसकी ज़िंदगी को एक तरीके से तबाही के उस मुकाम पे भी लेके जाने वाला था जिसकी कल्पना शिल्पी ने कभी भी नहीं की होगी। और उस शख्स का नाम था गौतम सिंह। गौतम सिंह एक NRI फैमिली का लड़का था। उसके पिताजी और उसकी पूरी फैमिली जो है वो लंदन में रहती थी। गौतम सिंह के पिताजी डॉक्टर BN सिंह जो थे वो लालू यादव के काफ़ी करीबी माने जाते थे और कहीं ना कहीं यही कारण था कि जब गौतम ने उनके सामने ये इच्छा जाहिर की कि वो बिहार जाके, बिहार में रह के, बिहार के पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है, उसको परसू करना चाहता है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो इस बात की इजाज़त दे दी। और क्योंकि लालू परिवार से, लालू यादव से डॉक्टर BN सिंह के इतने अच्छे रिश्ते थे कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हुई गौतम को राजनीति में एंटर करने के लिए। उस वक्त जो है वो लालू यादव जेल में थे चारा घोटाले वाले मामले में। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी और जो भी कार्यभार था वो सब संभाल रहे थे राबड़ी देवी के दोनों भाई, खास तौर पे साधु यादव। और साधु यादव से जल्द ही गौतम की नजदीकियां बढ़ गई। गौतम ने साथ में मिलके एक रेस्टोरेंट भी खोला, मतलब बिजनेस पार्टनर भी दोनों बन गए।
मतलब इतनी घनिष्ठता आ गई। जल्द ही जो गौतम है उनको आरजेडी के यूथ विंग का एक छोटा मोटा लीडर भी बना दिया गया। और फिर गौतम की जो लोगों में जो नेता जो लोग थे उनके साथ उठने बैठने की आदत सी हो गई। और कहीं ना कहीं जब गौतम शिल्पी से मिला, दोनों की दोस्ती हुई, जल्द ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। तो गौतम ने उन नेताओं से कई बार शिल्पी को मिलाया भी, लेकिन तब दोनों में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी ये जो आदतें हैं या जिसको वो एक फैशन समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं, वो एक दिन उन दोनों के इस सफ़र का, जो जीवन का सफ़र है, जो प्यार का सफ़र है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देगी। और कुछ ऐसा ही हुआ 2 जुलाई 1999 को, जिस दिन उन दोनों की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। उस दिन सुबह सुबह शिल्पी जैन जो है वो अपने कंप्यूटर क्लास के लिए रिक्शे में बैठ के जा रही थी। तभी उस रिक्शे को ओवरटेक किया एक कार ने, और जल्द ही जब कार का शीशा खुला तो उसमें एक ऐसा शख्स शिल्पी को दिखा जिसे वो जानती थी। वो गौतम का दोस्त था, जिसने उससे ये कहा कि रिक्शे में कहाँ जा रही हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुमको क्लासेस छोड़ देता हूँ। क्योंकि शिल्पी जानती थी उस शख्स को, वो गौतम का दोस्त था। शिल्पी ने मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं दिखाई, रिक्शा को साइड में वहीं पे छोड़ा, उसको पे किया और वो उस गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी में बैठ के वो दोनों वहाँ से निकल लिए। जल्द ही वो शख्स जो है वो गाड़ी को लेके जा रहा था। चलते चलते उसने गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दी, उस दिशा में मोड़ दी जिस तरफ क्लास नहीं थी। जैसे ही शिल्पी ने ये देखा, शिल्पी को ये बात खटकी। शिल्पी ने पूछा कि मतलब गाड़ी को तुमने ऐसे फुलवारी शरीफ की तरफ क्यों मोड़ दिया है, क्योंकि वो फुलवारी शरीफ की तरफ गाड़ी को मोड़ दी गई थी। और तब उस शख्स ने शिल्पी से ये कहा कि हम लोग एक गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वाल्मीकि गेस्ट हाउस जिसका नाम है, वहाँ जा रहे हैं और गौतम वहीं पे है। उसी ने बोला कि मैं तुमको वहाँ पे लेके जाऊँ। चूँकि गौतम पे इतना ट्रस्ट था शिल्पी को, शिल्पी ने इस बाबत एक भी बार उसके दोस्त से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप बैठ के वहाँ से निकल ली। अब शिल्पी जो है जल्द ही गाड़ी वहाँ पे पहुँची, वाल्मीकि जो है गेस्ट हाउस वहाँ पहुँची और शिल्पी वहाँ अंदर गई। और जैसे ही वो अंदर गई वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि वहाँ उनका जो बॉयफ्रेंड कहे, प्रेमी कहे, गौतम वो था ही नहीं। इधर दूसरी ओर गौतम को इस बात की भनक लग गई कि दरअसल शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेके जाया गया है। और ये सुनते ही मानो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि उसको मालूम था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस में क्या होता है। दरअसल वो गेस्ट हाउस अय्याशी का एक अड्डा माना जाता था, जहाँ पे जितने भी सफ़ेद पोश थे, नेता और ऐसे लोग जो वाइट कॉलर जिसको बोलते हैं, वो सारे लोग अय्याशी करते थे। ऐसे में गौतम को ये बात बुरी तरीके से खटकने लगी कि ज़रूर शिल्पी के साथ कुछ गलत होने वाला है।